बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 3 धातु और अधातु। इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। इस भाग में हम समझेंगे कि धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जब धातुओं को हम वायु में दहन करते हैं तो उस समय कौन सी अभिक्रिया होती है। तो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने समझा था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये कैसे चलता है, चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ में जलता है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो धातु के ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर होता है। क्या कहेंगे कि सभी धातुएं क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ में मिलकर किसका निर्माण करती है, संगत धातु के ऑक्साइड का निर्माण करती है। अभिक्रिया को हम किस तरह से लिख सकते हैं, धातु प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बनाएंगे, धातु के ऑक्साइड बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को समझते हैं। तो जब कॉपर को हम क्या कर रहे हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर कर लेता है। इसी तरह एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। कौन सी अभिक्रिया होती है यहाँ पर, 4Al प्लस 3O2 मिलकर किसका निर्माण करते हैं, 2Al2O3 एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि धातु के जो ऑक्साइड बन रहे हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। पिछले पार्ट में भी हमने समझा था कि धातु के ऑक्साइड जो होंगे वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं और ये अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है या जो जिंक का ऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे हम इसे, कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं ये, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ये अम्ल और क्षारक से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। तो समीकरण के रूप में हम अभिक्रिया को किस प्रकार लिख सकते हैं, Al2O3 ये क्या कर रहा है, HCl यानी कि अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है और किसका निर्माण होगा यहाँ पर, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में जल भी बनता है। तो ये तो हो गई इसकी अम्ल के साथ में अभिक्रिया। अब यदि हम क्या करें, Al2O3 की NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण होता है और जल भी इस प्रक्रिया में बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ये अम्ल और क्षार दोनों का ही व्यवहार प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। अब अधिकांश जो धातु ऑक्साइड बनते हैं ये जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ क्या करते हैं, जल में घुल जाते हैं और ये क्षारक का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम बात करें सोडियम ऑक्साइड और जो पोटेशियम ऑक्साइड है ये क्या करेंगे, जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। किस तरह से होती है इसकी अभिक्रिया, Na2O क्या है, ये सोडियम का ऑक्साइड है और ये जल में घुलकर किसका निर्माण करता है, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का निर्माण करता है। इसी प्रकार जो पोटेशियम का ऑक्साइड है ये भी क्या करेगा, जल के साथ में अभिक्रिया करता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ में जो धातुएं होती है ये सभी एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने की दर अलग अलग होती है। कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ में बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है जबकि कुछ धातुएं बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करती है। तो यहाँ पर हम बात करें पोटेशियम और सोडियम धातुओं की तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ में बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करती है। जब भी हम इनको खुले में रख देते हैं तो ये क्या करती है, तुरंत आग पकड़ लेती है और इसीलिए हमें क्या करना है, इनको सुरक्षित रखने के लिए या फिर आकस्मिक आग को रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के अंदर डुबोकर रखना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, यदि हमने इसे खुले में रख दिया तो ये तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और आग उत्पन्न करती है। तो इसीलिए हम हमेशा इसको कैसे रखते हैं, केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आदि जो धातुएं हैं ये क्या करेगी, सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। ये जो ऑक्साइड यहाँ पर बने हैं ये क्या करेगी, ऑक्साइड की परत इन धातुओं को पुनः ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने से रोकती है, क्योंकि इनके ऊपर क्या चढ़ गई है, ऑक्साइड की एक परत
चढ़ गई है। अब जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो लोहा जो है वो जलता नहीं है, लेकिन यदि बर्नर की ज्वाला में हम लोहे का चूर्ण डाल देते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। इसी प्रकार कॉपर का दहन भी नहीं होता है, लेकिन जब हम कॉपर को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, उस पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। इसी प्रकार सिल्वर और गोल्ड जैसी जो धातुएं होती है ये बहुत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। तो हम यही बात कह रहे थे कि सभी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हम कि एनोडीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो अभी हमने बात की कि एल्यूमिनियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। तो यदि हम इस परत को मोटा कर देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। क्या होता है एनोडीकरण, कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या है, एनोडीकरण कहलाती है। तो जब वायु के संपर्क में एल्यूमिनियम धातु आती है तो क्या हो जाता है, इस पर अपने आप ही ऑक्साइड की एक पतली परत बन जाती है जो इस धातु को संक्षारित होने से बचाती है। लेकिन यदि हम इस परत को और अधिक मोटा कर देंगे तो ये संक्षारण से अधिक सुरक्षित हो पाएगी। किस तरह से किया जाता है एनोडीकरण, इसके लिए क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को हम एनोड बना देते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और इसके साथ में क्या करते हैं, इसका विद्युत अपघटन करते हैं। तो इससे क्या होगा कि एल्यूमिनियम की जो धातु है उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। चलिए आगे अब हम बात कर रहे हैं कि इन धातुओं की जल के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो जो धातुएं होगी ये जल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और धातु का ऑक्साइड बनाती है। किस तरह से दर्शा सकते हैं हम इसे, धातु प्लस जल ये मिलकर क्या बनाएंगे, धातु का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब जो धातु ऑक्साइड जल के अंदर घुलनशील होते हैं ये क्या करते हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर, धातु का ऑक्साइड प्लस जल ये जल में घुल जाएगा और किसका निर्माण कर लेता है, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। धातुओं की जल के साथ में अभिक्रिया करने की दर भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात करें पोटेशियम और सोडियम के बारे में। तो हमने समझा था कि पोटेशियम और सोडियम धातुएं क्या करती है, वायु में ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करती है। तो इसी तरह ये जो सोडियम और पोटेशियम धातु है ये क्या करती है, ठंडे जल के साथ में भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है और इसीलिए सोडियम और पोटेशियम की जो अभिक्रिया होती है जल के साथ में वो बहुत ही तेज और ऊष्माक्षेपी होती है। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्सर्जित हो रही है ये क्या हो जाती है, तत्काल ही प्रज्वलित हो जाती है। कुछ इस तरह की अभिक्रिया होती है। पोटेशियम धातु जल के साथ में अभिक्रिया करेगी और किसका निर्माण करेगी, क्षार का निर्माण करेगी और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस बनती है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी तरह पोटेशियम की अभिक्रिया होती है। क्या होगा यहाँ पर, 2Na प्लस 2H2O ये मिलकर क्या बना लेंगे, 2NaOH बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगली धातु देखते हैं हम कि जो कैल्शियम धातु है ये जल के साथ में अभिक्रिया करती तो है लेकिन थोड़ी धीमी करती है, इतनी तेजी से अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है परंतु ये हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ पर उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होता है वो थोड़ा कम होता है। तो क्या अभिक्रिया होती है यहाँ पर, कैल्शियम क्या करेगा, जल के साथ में अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर बनती है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं ये क्या करते हैं, कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और इसीलिए जो कैल्शियम है ये तैरना प्रारंभ कर देती है। अगली धातु देखते हैं, जो मैग्नीशियम धातु है ये ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करती है। तो इसमें भी क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले क्या करेंगे, मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं और ये भी तैरना प्रारंभ कर देती है। आगे बढ़ते हैं कि एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी जो धातुएं होती है ये ना तो ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करती है ना ही गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करती है लेकिन भाप के साथ में अभिक्रिया करती है और किसका निर्माण करेगी, ये धातु के ऑक्साइड का और इसमें भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण यहाँ पर होता है। तो किस तरह से होती है अभिक्रिया, 2Al प्लस 3H2O ये मिलकर क्या बना लेते हैं, Al2
O3 यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का निर्माण होता है और यहाँ भी किसका निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस भी बनती है। इसी तरह हम देखें आयरन, तो आयरन भी क्या करेगा, जल के साथ में अभिक्रिया करेगा और Fe3O4 का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। लेकिन कुछ धातुएं होती है जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये धातुएं जो है वो जल के साथ में बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये हो गई धातुओं की जल के साथ में अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि धातुओं की अम्ल के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो धातुएं अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, संगत लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर कि धातु तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करेगी और लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अब एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसको समझेंगे। क्या करना है हमें यहाँ पर, अलग अलग धातुएं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन के नमूने लेने हैं और यदि ये नमूने मलिन हो गए हैं तो रेगमाल से रगड़कर हमें इन्हें साफ कर लेना है। फिर क्या करेंगे हम कि इन नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त परख नलियों में डालेंगे और इनके अंदर हम तापमापी थर्मामीटर भी लगा देंगे। कुछ इस तरह से लगाना है कि इसका बल्ब जो है वो अम्ल में पूरी तरह से डूब जाए। अब क्या करना है हमें, इन परख नलियों में बुलबुले बनने की दर और ताप का प्रेक्षण करना है। तो हम देखेंगे कि जो बुलबुले बनने की दर है ये मैग्नीशियम धातु के साथ में सबसे अधिक होती है और ये अभिक्रिया जो होती है वो अधिक उष्माक्षेपी होती है, यानी कि इसका ताप जो है वो अधिक होता है। तो जब हम इन्हें अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम धातु सबसे अधिक अभिक्रिया करेगी, उसके बाद में एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। इसी तरह से जो कॉपर धातु होती है उसके अंदर ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो कॉपर धातु है ये तनु HCl के साथ में कोई भी अभिक्रिया नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए हमने धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाई है, अभी पहले तो हमने कौन सा अम्ल लिया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था। अब यदि हम इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, अभिक्रिया तो होगी लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये जो HNO3 है ये क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये तुरंत ही क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है इसे ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है और स्वयं क्या करता है, नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड जैसे कि N2O, NO, NO2 में अपचयित हो जाता है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती है। इसके अलावा मैग्नीशियम और मैग्नीज जो धातुएं होती है ये अति तनु HNO3 के साथ में, यानी कि बहुत ज़्यादा तनु जो नाइट्रिक अम्ल हमने लिया है उसके साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि एक्वा रेजिया क्या होता है। क्या है ये, रॉयल जल का एक लैटिन नाम है। किस तरह से तैयार किया जाता है इसे, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को जब हम 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं, 3 भाग हमने किसके लिए यहाँ पर, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और 1 भाग लेना है हमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, तो इसका जो ताजा बना मिश्रण होता है क्या कहलाता है, ये एक्वा रेजिया कहलाता है। और ये जो मिश्रण होता है ये गोल्ड को गला सकता है, यानी कि सोना जो है वो इस विलयन के अंदर घुल जाता है। ये जो अम्ल एक्वा रेजिया है ये प्रबल संक्षारक होता है और इसीलिए गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में समर्थ होता है, जबकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है इनमें अकेले इन दोनों में से किसी भी अम्ल में ये क्षमता नहीं होती है कि ये सोने को गला सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि धातु लवणों के साथ में ये धातु किस तरह से अभिक्रिया करते हैं, तो इसको समझने के लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है, हमें कॉपर का एक तार लेना है और आयरन की एक कील लेनी है। अब क्या करेंगे, 2 परख नलियां लेंगे, एक के अंदर हमें आयरन सल्फेट का विलयन डालना है और दूसरी परख नली में हम डाल देंगे कॉपर सल्फेट का विलयन। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि कॉपर के तार को हम कौन सी परख नली में रखेंगे, जिसमें हमने क्या डाला है, आयरन सल्फेट का विलयन डाला है, और जो दूसरी परख नली है उसके अंदर हम आयरन की कील डालेंगे जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, हमने कॉपर सल्फेट का विलयन डाला है। अब 20 मिनट के पश्चात हम क्या करेंगे, इन दोनों को, कॉपर के तार को और लोहे की कील को बाहर निकालेंगे और प्रेक्षण नोट करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लोहे की कील है इसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है, और जो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन था वो कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। क्यों होता है यहाँ पर, क्योंकि आयरन जो है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, इस कारण ये क्या करता है,
कॉपर को इसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। कुछ इस तरह की अभिक्रिया होती है यहाँ पर। Fe प्लस CuSO4 ये मिलकर क्या बना लेते हैं, FeSO4, और कॉपर यहाँ पर विस्थापित हो जाता है। आयरन ने क्या किया है, इस कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया है और खुद इसके स्थान पर आकर बैठ गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है ये क्या करता है, अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से या फिर गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। कौन सा तत्व करेगा, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यदि मान लीजिए धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो हम क्या कहेंगे कि यह धातु B से अधिक क्रियाशील है। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हमने क्या लिया है, धातु A ली है और धातु B का लवण विलयन लिया है तो A क्या कर देगा, इस B को विस्थापित कर देगा और खुद क्या कर लेगा, इस B के स्थान पर आकर बैठ जाएगा। यानी कि जो विलयन बनेगा वो क्या बनेगा, A का लवण विलयन बन जाएगा और धातु B यहाँ पर विस्थापित हो जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है, इनकी अभिक्रियाशीलता के कारण हो रहा है। तो धातुओं को जब हम इनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में जमाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या होती है सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि हमने इन्हें घटते हुए अभिक्रियाशीलता के क्रम में जमाया है। तो सबसे ऊपर कौन आ रहा है यहाँ पर, पोटेशियम धातु आ रही है, जो क्या होगी, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है। और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं तो इनकी अभिक्रियाशीलता घट जाती है। तो यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली धातु है वो नीचे वाली धातु को विस्थापित कर सकती है। इसी तरह से हम देखें कि जो नीचे वाली धातुएं हैं ये क्या है, बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है। Ag और Au सिल्वर और गोल्ड जो है वो बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पर धातुओं को इनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में जमा दिया है। इसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमें दिया है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर अब आप बता सकते हैं क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये धातुएं जब खुले में छोड़ी जाती है तो ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके आग उत्पन्न कर लेती है। तो इसीलिए वायु से इसका संपर्क तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसे केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि सोडियम एक सक्रिय धातु है, इसे वायु में खुला छोड़ने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ अभिक्रियाएं दी गई है। पहली है भाप के साथ आयरन, तो इसकी समीकरण हम लिख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O, ये मिलकर क्या बनाएंगे, Fe3O4, और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर उत्पन्न होती है। दूसरी अभिक्रिया दी है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, तो इसकी अभिक्रिया भी हम दिखा सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, Ca प्लस 2H2O, और यहाँ पर किसका निर्माण होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न होती है। हमने पढ़ा था कि ये जो हाइड्रोजन के बुलबुले होंगे ये क्या करेंगे, कैल्शियम के साथ में चिपक जाएंगे और इसीलिए कैल्शियम धातु तैरने लगती है। दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं कि पोटेशियम जल के साथ में जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर भी किसका निर्माण होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी और इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये अभिक्रियाएं कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आगे पूछा है आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन के साथ में तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार लिखेंगे हम कि Fe प्लस H2SO4, ये मिलकर क्या बना लेंगे, FeSO4, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक जो है वो आयरन को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि जिंक आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक को हमने क्या किया है, जब आयरन सल्फेट के विलयन में डाला है तो जिंक क्या कर देगा, आयरन को विस्थापित कर देगा। जिंक जो है वो आयरन का स्थान यहाँ पर ले लेगा और आयरन सल्फेट का जो विलयन है पहले कैसा था,
हरे रंग का था वो अब कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। क्या अभिक्रिया होगी यहाँ पर, FeSO4 प्लस Zn। तो Zn क्या करेगा, इस आयरन को विस्थापित कर देगा और खुद इसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो अब यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलयन बन जाएगा जो कैसा होगा, रंगहीन होगा और आयरन यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।